हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे सबसे डिफरेंट पेपर और ये पेपर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ही हमें एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी हैं और उसी के साथ साथ कुछ बुक्स भी नहीं हैं, और आपको पता लगेगा कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कितने डिफ़िकल्ट हैं, कितना उनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, ये भी आपको पता चलेगा। तो इस पर्सपेक्टिव में हमारा ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि आप सभी को कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और ये हमारा जो पेपर है वो है यूजीसी नेट का, जो कि अभी हुआ है जून 2025। तो ये काफ़ी लेटेस्ट पेपर है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हों उन सभी को आपके साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेयर करूं, सो दैट आप अपने नॉलेज को क्रॉस चेक कर पाएँ और साथ ही साथ में जो भी नए कॉन्सेप्ट नई बुक्स आती हैं उनको नोट डाउन करके लर्न कर पाएँ, और अपने नॉलेज को टेस्ट भी करते रहें कि हम किस रेशियो में हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर एक बार लगाना तो कंपलसरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पेपर में आप देखेंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि थोड़ा सा पेपर ऐसा था, एनालिटिकल था। बिल्कुल नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जैसे कि हम लोग सोचते हैं ये किनका है वो किनका है, तो वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल डिफ़िकल्टी इतना ज़्यादा है तो उस हिसाब से पेपर बना है। तो हम लोग इसमें काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि पेपर्स इंग्लिश में हैं तो उनको थोड़ा हिंदी कर दें, तो उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उनके लिए थोड़ा हमने कोशिश की है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनकी हमने साथ में हिंदी भी मेंशन की है। तो आप चाहे कोई भी मीडियम से हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो दोनों ही, जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं वो और इंग्लिश मीडियम दोनों भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेंशन कर दी है हिंदी, सो दैट आराम से आप फाइंड आउट कर पाएँ और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हमने जो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखा है, यहाँ से हमारा सोशियोलॉजी स्टार्ट हुआ है, और इसमें हमारा सोशियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट एथनोमेथोडोलॉजी से रिलेटेड नहीं है या एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता ही है जो इंडेक्सक्यलिटी ऑफ मीनिंग है वो तो है, रिफ्लेक्सिव एक्शन भी है, और रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव भी है, और बायस्ड एटीट्यूड वैसे भी अगर आप नहीं पता होगा तो भी बायस्ड एटीट्यूड की तो बात होती ही नहीं है, ज़्यादा वो अच्छी चीज़ ही नहीं है, तो पक्षपाती रवैया नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमने मेंशन की है, कर दी है हिंदी, क्योंकि हो सकता थोड़ा दिक्कत हो जाती पढ़ने में। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें वर्ग, लिंग और निर्जातीयता के विभाजन समाहित होते हैं। वो किस आधार पे असमानता के जटिल स्वरूपों की उत्पत्ति के लिए संयुक्त होते हैं। इस शब्द को हम सबसे अच्छे से किसे परिभाषित करेंगे। तो अगर आपने सारे टर्म पढ़े होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि ये वाला पर्सपेक्टिव जाके एक बार ज़रूर देखना, और इसमें काफ़ी कुछ आ रहा है आजकल एग्ज़ाम में। तो जब यहाँ पे बात होगी किसकी, क्लास की, जेंडर की और एथनिसिटी की, इन सभी के आधार पे जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, बहिष्करण तो होगा नहीं, असमानता तो होगा नहीं, और आपका अंतर विभाजन भी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शनलिटी।
और इंटरसेक्शनलिटी जो है वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में और भी थोड़ा देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। ओके, तो ये इंटरसेक्शनलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सांख्यिकी दृष्टि से निष्पक्ष नमूना चुनने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक इकाई में एक क्या हो और दो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, निष्पक्ष नमूना चुनना है जब हमें, तो अनबायस्ड सैंपल की जब बात होगी तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए इक्वल एंड इंडिपेंडेंसी की बात होगी। तो उसमें इक्वल एंड इंडिपेंडेंसी जब होगी तो क्या हो जाएगा, निष्पक्ष नमूना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रत्येक इकाई में ये दो चीज़ें देखनी होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता था इक्वल और रिलायबल में भी। तो इक्वल और रिलायबल के बजाय इन्होंने जो इसका करेक्ट आंसर है वो इक्वल और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने नेटवर्क और प्रवाह यानी नेटवर्क और फ्लोस की बात की है। तो नेटवर्क और फ्लो में कौन आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। नेटवर्क की बात कौन करते हैं, कैसल्स करते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वर द डॉक्टरल स्टूडेंट ऑफ जीएस घुरिये। आजकल बताइए स्टूडेंट्स भी पूछा जा रहा है, तो अब आपको सिर्फ ये नहीं याद करना है कि कौन का काम किसने कहाँ किया, आपको बताइए स्टूडेंट्स भी पता होने चाहिए। और जो भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ उसमें बताती भी हूँ कौन किसका स्टूडेंट रहा, कौन किससे प्रभावित रहा, किसने किसका क्रिटिक किया, ये सब कुछ बताती हूँ। तो आप सभी लोग जैसे कि आप सभी को एक किसी भी थ्योरी के बारे में आपको एक जनरल आइडिया रहता है, लेकिन जो भी मेरी वीडियो आती हैं उसको जो भी रफली आइडिया है या बहुत ही अच्छा है तो उसको आप एक बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा नया इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने जितने भी नए लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो अगर हम बात करें जीएस घुरिये के स्टूडेंट के, तो इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो मुझे जो मिल रहा है वो है AR देसाई, तो उनके स्टूडेंट हैं, और दूसरे कौन से उनके स्टूडेंट हैं वो हैं TN मदन, श्रीनिवास मजूमदार या फिर AK शरण। तो आप बताइए कौन है, आपको क्या लगता है, वो हैं एमएन श्रीनिवास। तो यहाँ पे दो इनके स्टूडेंट हैं AR देसाई और एमएन श्रीनिवास। इसके अलावा इनके जो स्टूडेंट हैं वो जैसे कि कर्वे, कपाड़िया, MS गोरे, ये लोग भी हैं। तो काफ़ी इनके स्टूडेंट रहे हैं, जितने भी आपको बॉम्बे स्कूल से मिलेंगे वो ज़्यादातर इनके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक, उसके बाद है किसने डिफरेंस बताया है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन की जब बात होगी तो आपको बहुत ही आसानी से पता है इसकी बात कौन करता है, अल्फ्रेड बेवर, दुर्कहाइम, मार्शल मार्स या फिर स्ट्रॉस। तो वो अल्फ्रेड बेवर करते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात। ठीक है, उसके बाद हमारा है मैचिंग का क्वेश्चन, जिसमें हमें मैच करना है। तो मैच कर लेते हैं, और इसमें पूछा मूवमेंट, कौन किसका मूवमेंट है। थोड़ा मैचिंग वाले में टाइम लग जाता है, लेकिन मैचिंग वाला आपको देखने को तो मिलेगा ही किसी भी क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। MSA राव का जो मूवमेंट है वो है SNDP मूवमेंट। तो वैसे आंसर हम देखें तो हमें आंसर एक ही मैच से मिल जाएगा अगर किसी को पता होगा, तो क्योंकि A में 3 और किसी में भी नहीं, तो आंसर हमें मिल गया है कि इसमें फर्स्ट है। और अब हम मैच कर लेते हैं। TK वुमेन का है सर्वोदय एंड ग्रामदाना मूवमेंट, दीपांकर गुप्ता का है शिवसेना मूवमेंट, और PN मुखर्जी का है नक्सलबारी मूवमेंट। तो दीपांकर गुप्ता का जो शिवसेना मूवमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आ भी चुका है, तो इसलिए अगर आपको एक भी पता होगा तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि C में भी कोई और दूसरा नहीं दे रखा है। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे बनाए थे, अगर आपको एक पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट थे थोड़ा, तो इसलिए इसे लर्न कर लेना। दीपांकर गुप्ता का शिवसेना, TK वुमेन का सर्वोदय और ग्रामदान।
और एम.एस.ए. राव का एस.एन.डी.पी मूवमेंट, तो एम.एस.ए. राव का भी याद कर लेना है, एस.एन.डी.पी। और टी.के. वुमेन का सर्वोदय और पी.एन. मुखर्जी का नक्सलबाड़ी। तो ये चारों ही मूवमेंट जो है वो आपको लर्न करने हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आ गया आपने नहीं लर्न किया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इवान इलिच ने तर्क दिया कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एट्रोजेनेसिस के कारण अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एट्रोजेनेसिस के 3 प्रकार बताए। अब बताइए, पहले तो आपको एट्रोजेनेसिस के बारे में पता चलेगा कि इसके बारे में भी इवान इलिच का काम है, और दूसरा ये यहाँ पे पूछ रहे हैं इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स भी आपको पता चलेंगे। तो इस तरह से वैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एट्रोजेनेसिस में नॉर्मली क्लिनिकल है, और दूसरा उसके बाद है कल्चरल, और तीसरा उसके बाद है सोशल। ये कैसे? क्योंकि ये सोशोलॉजी में हम लोग किस किस चीज़ों को पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आ रहा होगा कि ये हो सकता है, लेकिन आपको अब अच्छे से लर्न करना है, आपको अब नहीं कंफ्यूज होना है। क्लिनिकल और कल्चरल और सोशल, तो आप CCS से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो S से तो पता ही है सोशल हो जाएगा, C से कल्चरल हो जाएगा, और पहले वाले C से क्लिनिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा की बात हो रही है। तो हम क्लिनिक पे जाएंगे, फिर अपने कल्चरल नॉर्म्स को देखते हुए जो सोशलाइजेशन है उस पर फोकस करेंगे। तो ऐसे आप ट्रिक बनाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो इवान इलिच ने एट्रोजेनेसिस के 3 टाइप बताएं, क्लिनिकल, कल्चरल और सोशल। ओके, तो आप जब भी किसी नए क्वेश्चन को लर्न करें तो ट्रिक बना के लर्न करें, सो दैट आपको क्वेश्चन भले ना याद रहे लेकिन ट्रिक ज़रूर याद रहेगी। और मैं अपनी बुक्स कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में तो बहुत सारी ट्रिक्स बताती रहती हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखा करें अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो। मैक्स वेबर ने जो क्लास शब्द यूज़ किया है उसका प्रयोग ऐसे लोगों के समूह के लिए किया था जिनका स्तर समान था। तो कौन सा स्तर समान था वो इसमें से ढूंढना है आपको। तो इसमें उन्होंने किसकी बात की थी ये भी मैंने आपको अपने मैक्स वेबर वाले में बहुत अच्छे से समझाया है, तो और आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या समानता की बात की वो हमें ढूंढना है। और उन्होंने बात की एजुकेशन की, तो वो बात करते नहीं, इनकम की बात करते हैं, उसके बाद वो स्टेटस की बात करते हैं, टेक्निकल स्किल की बात करते हैं, या फिर वेल्थ की बात करते हैं। तो इसके बाद वो स्टेटस की बात करते हैं और वेल्थ की बात करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने आसानी से कर लिया। तो इनकम बी और सी एंड ई, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जहाँ लोग एक दीर्घकालिक साथी संबंध में होते हैं और वे अन्य जो लोग हैं उन्हें एक युगल की तरह मानते हैं, लेकिन वे अधिकांश समय तक पृथक रहते हैं, इसके रूप में वो दिखाते हैं कि ज़्यादातर क्या है वो अलग है। और रहते कैसे हैं? एक दीर्घकालिक संबंध होता है, मतलब लॉन्ग टाइम जो रिलेशनशिप होता है वो होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप, सह पृथकवास संबंध। अगर हिंदी में देखेंगे तो मैंने मेंशन कर दिया, सह पृथकवास संबंध इसको कहते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलेशनशिप रहा है, और जब अन्य लोग होते हैं वो उनको एक कपल की तरह देखते हैं, पर वो अधिकांश समय पृथक रहते हैं। इसके रूप में जब रहेंगे तो लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने हिंदी मेंशन कर दी ताकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद ऑप्शन है, मान लीजिए कि एक क्लर्क वास्तविकता से अधिक व्यस्त दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका जो सुपरवाइज़र है उसने उसको देख लिया है, और गॉफमैन ने इस व्यवहार का किस दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको गॉफमैन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है। हालांकि इसमें तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं कि आप इसको ना कर पाएँ, लेकिन उनके अगर कॉन्सेप्ट को, नए नए टर्म को जानना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देख लेना गॉफमैन वाली वीडियो, ठीक है। तो अब उन्होंने देख लिया है कि वो क्या कर रहा है, तो इसको हम कैसे करें? देखेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा? इंटरैक्शन करना पड़ेगा। तो इंटरैक्शन की बात वो करते हैं, इसीलिए हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 2 इंटरैक्शनिस्ट। ओके, इन सब की तो वो बात करते नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ज्ञान जो मनुष्य संवेदी अनुभवों से अर्जित करेगा उसको, उसके लिए क्या शब्द दिया जाता है? जब हम नॉलेज को एक सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी, इम्प्रेसिज्म, रैशनलिज्म या डिस्क्रिप्शन। तो उसको हम कहते हैं
इम्प्रेसिज्म, यहाँ पे अनुभववाद हो जाएगा। ओके, तो हमारा हो जाएगा इम्प्रेसिज्म। क्लियर। उसके बाद है अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है और हमें मैच करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। बॉमन का क्या है वो हमें देखना है। तो बॉमन की मैंने ये बुक ऑलरेडी बता रखी है अपनी बुक्स वाली प्लेलिस्ट में। कल्चर एज अ प्रैक्टिस बुक किसकी है? जिंगमन बॉमन की। उसके बाद एंथोनी गिडिंग्स का तो पता ही है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। रॉबर्ट निस्बेट की भी मैंने ये बुक ऑलरेडी बता रखी है, द सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन बुक वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की है द लिटिल कम्युनिटी, ये भी मैंने बुक बता रखी है। सारी बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी लर्न करा रखी हैं, तो इसमें कोई तो दिक्कत ही नहीं है। और ए में थ्री केवल एक ही में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक तंत्र में शक्ति के 3 आधारभूत स्रोतों को पहचानें। तो हमें किस में पहचाना है? पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी राजनीतिक तंत्र में जो भी शक्ति के 3 आधारभूत सोर्सेज हैं उनको पहचानना है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या हो जाएगा? अभी मैंने पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस किया है, तो आपको अच्छे से देखना है कि क्या हो जाएगा इसमें। हम लोग तो वैसे प्रेस्टीज भी पढ़ते हैं, क्लास भी पढ़ते हैं और अथॉरिटी भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। भी जब क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल कह रहा है या सोशल कह रहा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम कह रहा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा? पॉलिटिकल में हो जाएगा आपका क्लास, फोर्स, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, प्रेस्टीज। क्या होगा? आप खुद सोचो, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर लोगे। अब करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में आपका होगा फोर्स और होगा इन्फ्लुएंस और होगा अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी ये तीनों ही चीज़ें पॉलिटिकल में ही पाई जाती हैं। अगर आप प्रेस्टीज एंड क्लास को देखेंगे तो ये हम लोग जो इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था, जो सोशल क्लास उसमें था, तो हम लोग इसको उसमें रखेंगे। इस वजह से यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल पे फोकस कर दिया था, ताकि आप इस तरह से कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को रॉन्ग ना करें। तो यही ध्यान रखना होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि बहुत डीप पूछता है और ध्यान नहीं जा पाता है। क्योंकि हम लोग प्रेस्टीज, क्लास, अथॉरिटी पढ़े हैं तो हम लोग वही कर देंगे। इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दिखाया। तो अब समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CTE, और CTE है 3 में। ओके, नेक्स्ट है, जोखिम सिद्धांत में सत्य नहीं है। तो जो अल्रिचबर्ग की रिस्क सोसाइटी थी उसमें कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको फोकस करना है कि कौन सा सही नहीं है। बेक आधुनिकता और इसके अनुवर्ती जोखिमों की खुली आलोचना करते हैं। या फिर बेक का शोध ग्रंथ तर्क करता है कि पश्चिमी देश औद्योगिक या वर्ग समाज से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भूख श्रेणी है और कुहासा लोकतंत्री है। ये निष्कर्ष निकाला कि आधुनिकता के पास उन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता नहीं है जिन्हें यह उत्पन्न करती है, और जोखिम साधारण लोगों के लिए बड़े तौर पर अदृश्य होता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें नहीं पूछा, और ये जितने भी ऑप्शन हैं उसमें केवल एक में ही नहीं आया है। तो अगर सही आंसर इसका होना चाहिए तो ऑप्शन डी हो सकता है था। लेकिन इसमें जो पहले आंसर माना था उसमें ऑप्शन डी को ही माना था, और इसमें से हटा दिया था कि इसमें जो भी डी वाला नहीं है वो कर दिया था, तो मतलब 3 किया होगा। लेकिन बाद में इन्होंने इसको भी हटा दिया और आंसर इस क्वेश्चन को कर दिया डिलीट। तो अभी इसका कोई भी आंसर नहीं माना गया है, तो इस वजह से हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, कार्यात्मकता का सैद्धांतिक प्रतिमान इस विचार पर आधारित है कि सामाजिक सामंजस्य, व्यवस्था और स्थिरता का रखरखाव किस पर करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपका इसमें पूछ क्या रहा है? सामंजस्य, व्यवस्था और स्थिरता का रखरखाव। और कार्यात्मकता का फंक्शनलिज्म इज एंकर्ड इन द आइडिया दैट मेंटेनेंस ऑफ सोशल कोहेजन, order and stability resist on the following। ओके,
तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आइडियोलॉजिकल, मॉरल, लीगल या फिर डेमोक्रेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरल, नैतिक सहमति। नैतिक सहमति जो होती है उसके आधार पर कार्यात्मकता का सैद्धांतिक प्रतिमान बताता है कि सामाजिक सामंजस्य व्यवस्था और स्थिरता का रख रखाव किस पर निर्भर करेगा। तो नैतिक सहमति पर निर्भर करेगा। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको लगाना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बहुत ही परेशान करते हैं, वो चाहे किसी भी में पूछे जाएं। तो इसमें इन्होंने जो पूछा वो सामाजिक सिद्धांत के तत्वों या निर्माण खंडों को लगाना है। तो कैसे कैसे हम जो भी उसके एलिमेंट्स हैं ब्लॉक्स ऑफ सोशल थ्योरी के, वो लगाना है हमको। तो इसमें हमारा सबसे पहले हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हो जाएगा वेरिएबल, फिर हो जाएगा स्टेटमेंट, और फिर होगा फॉर्मेट। तो इस तरह से CT ये हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो इसमें हमें याद क्या करना है, जो सोशल थ्योरी होगी वो कॉन्सेप्ट से शुरू होगी और लास्ट में कहाँ पे ख़त्म होगी, फॉर्मेट्स पे जाके ख़त्म होगी। आप इतना याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले होगा, फॉर्मेट बाद में होगा, यानी प्रारूप तो बाद में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लेना। ये तो एक न क्वेश्चन आता है ये सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैचिंग वाला है, हमें लगानी है, उसको मैच करना है। तो इसमें द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे, ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें हो जाएंगे हमारा राधा कमल मुखर्जी, इंडिया टुडे। तो आपको ये याद करना है, डिफरेंट बुक है, इससे पहले कहीं भी पूछी नहीं गई है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और यही सबसे डिफरेंट है। द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया, कहाँ, आज, टुडे। तो किससे करना है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, ये किसकी है, मजूमदार की, ये तो पता ही होगा। उसके बाद है डाइवर्सिटीज़, डाइवर्सिटी किसकी है, DP मुखर्जी की है। अब बचे सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, तो ये किसकी है, रामकृष्ण मुखर्जी की। तो इस तरह से आपने इन सभी को लगा लिया और ए में 3 सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडिया दर्शक अध्ययन मॉडल के समय के साथ उभरे हैं, इनको हमें लगाना है सही से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी परेशान कर देता है इसमें भी, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने 3 से 4 बार देखा है, UGC नेट में लगातार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है याद करने में, आपको बहुत आसानी से हम लर्न कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको इसमें देखना है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिक, उसके बाद होगा ग्रेटिफिकेशन, फिर होगा आपका इंटरप्रेटेटिव, और फिर आपका लास्ट में जाएगा हाइपर रियलिटी। तो इसको याद करने का यही सबसे अच्छा ट्रिक है। व्यक्ति हाइपर कब होता है, सबसे लास्ट में होता है ना, शुरुआत में ही तो नहीं हो जाता है। तो ये याद करना है, पहले होगा हाइपो, लास्ट में होगा हाइपर। अब ये ना हो कि वहाँ जाके आप उल्टा कर दें, इसको पहले कर दें। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया था तुरंत आपको हाइपर नहीं होना है कि वो पेपर ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे नई वीडियो देखनी। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता लास्ट में आपको समझ में आ जाए। तो कब होना है हाइपर, लास्ट में। जब लास्ट में आपको लगे कोई बेनिफिट नहीं हुआ तब हाइपर होना, लेकिन पहले आपको हाइपोथेसिस बनाइए पहले, जैसे वैसे ही आपको हाइपोथेसिस बना के इस पेपर को सॉल्व करना है कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और ग्रेटिफिकेशन और इसको तो छोड़ दीजिए, आप ये करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटरप्रिटेटिव जो होगा उसके बाद हम हाइपर करेंगे। मतलब जब आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया, इतना मेरे साथ बातचीत करने के बाद देखा कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तब आपको हाइपर होना है। तो इंटरप्रिटेटिव के बाद हाइपर होंगे, तो ये याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 ट्रिक काफ़ी हैं, इंटरप्रिटेटिव एंड हाइपर लास्ट में होगा। क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार UGC नेट में आया है, तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाए, इसलिए इसको लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के बॉम्बे 19वीं शताब्दी के बॉम्बे में अभिजात अंग्रेजी शिक्षित साहित्यविदों ने निम्नलिखित नागरिक समाज संस्थाओं का उद्घाटन किया। उनको आपको क्या करना है, पहले से बाद तक के जो कालानुक्रमिक रूप से उनको व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था और इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से लग पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी नहीं पूछा गया है और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है और ज़्यादातर बुक्स में मेंशन भी नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा देता ही है कि उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि ठीक से समझाऊँ, और अगर नहीं भी आता है तो आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे पहले जो बनी थी वो कौन सी बनी थी, तो भी आप उससे कर लेंगे आसानी से। तो पहले मैं इसका आंसर फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसका डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, और लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो है वो 2 में दी हुई है, तो आपका ए या 3 में से होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो लिटरेसी सोसाइटी जो बॉम्बे थी वो 1804 26 नवंबर को बनी और इसको बनाया था जेम्स मैकिन्टोश ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो 1804 में ये बनी थी। और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है वहाँ से जो जर्नल निकलता था वो 1836 से लेकर 1868 के बीच में जर्नल निकलता था, इस वाले जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे से। जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ जो बॉम्बे है उसमें ये था कि ये इसमें जो ये काफ़ी वो फेमस थी, और यहाँ पे ये यहीं तक 68 तक ही इसमें से जर्नल निकला है। उसके बाद फिर इसमें ज़्यादा वो काम नहीं हुआ है। और इसमें ये जो इसमें इसके इस्टेब्लिशमेंट की जो बात करते हैं वो 1831 ऐसे, और कहीं कहीं पे 32 भी मेंशन है। तो इसके ईयर्स को लेके थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हूँ, अगर आपको क्लियर पता है तो आप देख लेना। लेकिन ये तो है कि ये यहाँ से थी, लेकिन फिर भी आप इससे भी आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये है इसमें मेन यही है। और उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या था, ये वाली सोसाइटी 1886 को बनी थी, और ये किसके द्वारा बनी थी, एडवर्ड टी लीथ। अब क्या पता यही पूछ ले, क्योंकि अब ये तो पूछ ही चुका है, ये तो ये पूछेगा नहीं, तो अब ये पूछ सकता है क्या बनी थी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो थी वो लीथ की थी, एडवर्ड टी लीथ की थी 1886 में। और लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये थी मैकिन्टोश की, ठीक है। और ये 1804 में 26 नवंबर को। उसके बाद जो यहाँ पे जो जर्नल निकलता था इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल वाले में, इसमें 1886 से लेकर 1936 तक जर्नल निकलता था, और इसके 15 जो खंड थे वो पब्लिश हुए थे। उसके बाद 1973 में ये बंद हो गया था। तो बस इतने ही निकले थे, 1886 से 1936 थे, और 1973 में क्लोज हो गया था। कहीं ये पूछ ले तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। उसके बाद जो बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है, तो ये सबसे पहले जो ये आपकी थी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, उसी के उसका वो है पार्ट, लेकिन वो पहले अभी जो है उसको अलग कर दिया गया। तो ये अब
क्या पता ये पूछ ले अब किस नाम से जाना जाता है। तो अभी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ये इस्टेब्लिश हुआ था ये भी क्योंकि ये पहले 1804 में इस्टेब्लिश हुई थी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, और बाद में 1830 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से संबंध हो गया था इसका, और उसके बाद 1954 में ये अलग हो गई थी एशियाटिक सोसाइटी से। तो इसको जो नया नाम दिया गया वो 2002 से दिया गया है, जो कि जाना जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई अब कहा जाने लगा इसको। और वो कब से कहा जाने लगा? 2002 से। लेकिन इसके ईयर्स जो थे उसमें भी कई सारे ईयर्स मेंशन थे, तो जैसे कि 1829, 26, 30 करके, तो इसलिए किसी को क्लियर है तो वो भी कमेंट कर सकता है। बाकी सीक्वेंस हम लोगों को अगर लगाने की बात करें तो सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीक्वेंस एकदम इसका सही है। तो अब हम लोग लगा लेते हैं सीक्वेंस। जैसे कि लिटरेसी सोसाइटी आपको पता है 1804 में, तो वो पहले हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगी हमारी यही वाली बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। अगर हम इसको इस हिसाब से देखें कि 1829 या 30 के आसपास की है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जोग्राफिकल सोसाइटी का तो क्लियर है, वो उसके बाद है 1836, और फिर हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन 3। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद ये करना है कि लिटरेसी वाली पहले थी और उसके बाद में बॉम्बे, क्योंकि वो उसी की एक ब्रांच है, और उसके बाद में जोग्राफिकल, और सबसे लास्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल चली जाएगी 1886 में। ठीक है, और किसी को ईयर्स को लेकर डाउट है तो कमेंट कर देना। बाकी जो जहाँ तक मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। सीक्वेंस बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के दृष्टिकोण से के माध्यम से सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न उद्देश्य को पहचानना है। तो क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस एक साथ मिक्स रहते हैं ना, तो इस वजह से इनको फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम लोग इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं उनको फाइंड आउट करना है। सामाजिक स्थितियों की भर्ती को सुगम बनाना या शोषण को सुगम बनाना, या लोगों की जीवन शैलियों को प्रभावित करना, सबसे तंदुरुस्त का उत्तरजीविता के लिए, या फिर सामाजिक संतुष्टि। तो इसमें हमको देखना है स्ट्रैटिफिकेशन क्या क्या करता है। तो फंक्शनल की तो वो बात करता ही है, तो इस वजह से ये तो सही है। उसके बाद में शोषण को भी सुगम बनाता है, शोषण भी होता है। उसके बाद में क्या होता है, लोगों के जीवन शैलियों को प्रभावित भी करता है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की तो वो बात करेगा नहीं, ना तो सेटिस्फैक्शन होता है। तो डी और ई हट जाएगा, आपका बचेगा ए बी सी। तो ए बी सी ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट हमें मैच करनी है बुक्स, और बुक्स मैच करना है कॉन्सेप्ट करने हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजीज की बात कौन करता है? तो वो करते हैं स्पेंसर। और इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है? पैरेटो। उसके बाद है कंसेंसस यूनिवर्सल्स की कांट। कॉजुअल फंक्शनल एनालिसिस की दुर्खीम। ए में 2, और ये हमारा हो गया आंसर 4। उसके बाद है पूंजी के रूप में। सांस्कृतिक पूंजी इन रूपों और अवस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। तो ये हैं फॉर्म्स ऑफ, जो कल्चरल है वो बताना है आपको कि कौन कौन से रूप में अभिव्यक्त होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन छांटने वाले रहते हैं तो ऑलरेडी टाइम टेकिंग हो जाता है, अदरवाइज़ तुरंत आंसर हो जाए, टाइम भी कम लगे। तो पूंजी के रूप में एक संस्थागत, ठीक है, अब एम्बॉडीड, ठीक है, और उसके बाद प्रतीकात्मक या ऑब्जेक्टिफाइड, या फिर नेटवर्क। तो नेटवर्क का तो कोई काम है नहीं इसमें, और ऑब्जेक्टिफाइड या फिर सिंबॉलिक, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिफाइड। तो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, एम्बॉडीड हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिफाइड हो जाएगा। तो ए बी एंड डी, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चंस
ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, क्योंकि आपने कहीं ज़्यादा देखा नहीं होगा, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एनालाइज करना है और तब आपको क्वेश्चन समझ के तब आंसर करना है। तो इस वजह से इस पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको ऐसे ही पेपर्स को देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप समझ सकते हैं आपको कितनी मेहनत करनी है और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है अगेन मैचिंग का क्वेश्चन। तो इसमें है पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो ये किसकी बुक है? पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, मैक्स वेबर। उसके बाद राज चार्ट की बात करी सिमेल ने। फिर है लॉजिको एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, पैरेटो इसकी बात करते हैं। माइंड्स ऑफ सोसाइटी तो पता ही है मेड की, तो ये तो पुरानी बुक्स थी, इसलिए आसानी से हो गई, टाइम भी नहीं लगा। एम 3 और एम 3 ऑप्शंस भी बहुत अच्छे बनाए, तो बहुत ही आसानी से आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैबरमास लेजिटिमेसी क्राइसिस मीन्स। लेजिटिमेसी क्राइसिस का क्या मतलब है हैबरमास के अकॉर्डिंग? तो राज्य व्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था से तेज़ी से पीछे हट रहा है। राज्य राजनीतिक मुद्दों की तकनीकी समस्याओं को बदलना चाहता है, समस्याओं में बदलना चाहता है। ये राज्य तकनीकी मुद्दा और गैर तकनीकी बनाना चाहता है। राज्य ने तकनीकी चेतना को खारिज किया, तो इसमें हो जाएगा जो स्टेट है वो राजनीतिक मुद्दों को तकनीकी समस्याओं में बदलना चाहता है। यही लेजिटिमेसी क्राइसिस है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। तो आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस को ही करते हैं, नहीं तो आप हो जाएंगे हाइपर। जो मैंने आपको बताया था कि आपको लगेगा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको करने से, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हाइपोथेसिस बनानी है और नेक्स्ट हाइपोथेसिस पे हम लोग काम करेंगे। 50 से क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं होंगे और आसानी से क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन की भी नीड है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो मैं अभी सिर्फ 25 क्वेश्चंस करती हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।